हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक सुपर एक्साइटिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है बिटकॉइन वॉलेट्स। ब्लॉकचेन और इथेरियम के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे। सीड फ्रेज क्या होता है, बिटकॉइन में वो कैसे बनता है, प्राइवेट कीज कैसे काम करती है, वो सब हम ब्लॉकचेन के नोड्स कैसे काम करते हैं और बिटकॉइन और इथेरियम में क्या फर्क है, वो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इससे पहले का जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने इथेरियम के बारे में उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया था कि कैसे उसका सीड फ्रेज से, प्राइवेट की से एड्रेस जनरेट होता है, वो सारी चीजें। आज हम उसी तरीके से पर बिटकॉइन के बारे में सीखने वाले हैं और उसके साथ हम कंपैरिजन भी करने वाले हैं इथेरियम और बिटकॉइन में डिफरेंसेस क्या है। तो उसमें फर्स्ट है कि ब्लॉकचेन है क्या। ब्लॉकचेन को समझना जरूरी है बिकॉज वो क्रिप्टो का पूरा फाउंडेशन है। समझो कि आपने एक नोटबुक बनाई है, खाते का नोटबुक बनाया है और वो एक कंप्यूटर में है और उसमें हर एक पेज पे हर एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक एक चेन में कनेक्टेड है। ये डिसेंट्रलाइज होता है, जैसे यहाँ पे भी दिखाया गया है कि जैसे ये एक चेन में कनेक्टेड है, बट ये कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है कि यहाँ पे एक सेंटर है और उसके साथ ये सारी चेन्स कनेक्टेड है। यहाँ पे हर एक चेन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, तो यहाँ पे एक सेंट्रल नहीं होता, इसीलिए इस नेटवर्क को हम डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। मतलब यहाँ पे कोई एक बैंक या कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, ये डिसेंट्रलाइज है। हर चेन को दूसरी चेन के साथ कनेक्टेड किया गया है। अब यहाँ पे ब्लॉकचेन में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स भी होते हैं। ब्लॉकचेन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने कोई ट्रांजेक्शन किया है, यहाँ पे एक समझ लो कि राहुल ने प्रिया को 0.5 बिटकॉइन दिया है, भेजा। सो अगर यहाँ से वो भेजा जाएगा तो उसका ट्रांजेक्शन है, फिर टाइम स्टैम्प, नॉन्स, हैश ऑफ ब्लॉक डेटा, फिर यहाँ पे ब्लॉक डेटा, यहाँ पे ट्रांजेक्शन की लिस्ट आएगी कि कौन क्या क्या ट्रांजेक्शन है, तो ये ब्लॉक 1 हो जाएगा। फिर इस ट्रांजेक्शन को दूसरे के पास किया जाएगा और फिर तीसरे के पास। अब इसमें टाइम स्टैम्प क्या है, ये एक ब्लॉक कब बना है वो दिखाता है। और यहाँ पे हैश होता है ब्लॉक का और यहाँ पे आता है प्रीवियस ब्लॉक का हैश। ये ब्लॉक हेडर होता है, ब्लॉक का डेटा क्या है, कितना ट्रांजेक्शन है, किस वॉलेट से किस वॉलेट में गया है, वो सब दिखाता है। तो ये ट्रांजेक्शन पूरे सारे नॉन्स में, ये हर एक डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक में यही सेम ट्रांजेक्शन ये चलता जाएगा और ऐसे चेन बनती जाएगी। इसीलिए हर एक कंप्यूटर के पास यहाँ पे होगा कि ये ट्रांजेक्शन हो गया है और इस तरीके से इस वॉलेट से इस वॉलेट में इतना बिटकॉइन गया है। फिर होता है नोट्स आता है। नोट्स में क्या होता है, नोट्स क्या करता है, नोट्स वो कंप्यूटर है जो पूरे ब्लॉकचेन को मैनेज करता है, मेंटेन करता है। ये ट्रांजेक्शन को ब्लॉक्स को वैलिडेट करता है और उसकी एक ही कॉपी को सिंक रखता है। जैसे हमने यहाँ पे सेम कॉपी है, यहाँ पे सारे डेटा सेम हो गए, बस हैश चेंज होता जाएगा। बट ये नोट्स क्या करता है, सेम कॉपी सेम ट्रांजेक्शन का सारी डिटेल्स वो सबके पास पास करता है। देखो यहाँ पे किस तरीके से पास किया, ये नोड का नेटवर्क है, ये नोड 1 है, नोड 2 के साथ, नोड 3 के साथ, ये सबके साथ सिंक है। और फिर यहाँ पे एक जेनेसिस ब्लॉक होता है, उसको बोलता है जब ब्लॉक स्टार्ट होता है, फिर उसका हैश होता है, फिर ये ब्लॉक 1 के पास गया, फिर ये हैश 2 के पास गया और इसके पास ये प्रीवियस हैश किसका होता है, ये आगे के ब्लॉक का। जब फर्स्ट ब्लॉक होगा तब जेनेसिस ब्लॉक का पूरा हैश होगा और वहां से हैश स्टार्ट हो रहा होगा। अब इन सारे ब्लॉक्स में क्या होता है, ट्रांजैक्शन डेटा, प्रीवियस हैश, टाइम स्टैम्प, नॉन्स, ये सारी चीजें होती है। और ये सब वैलिडेट कौन करता है, नोड करता है। और नोड भी एक दूसरे के साथ सिंक होता है, इसमें भी ये सारे ब्लॉक वैलिडेट होते हैं। ये वाला भी, ये वाला भी, सब में वैलिडेट्स होते हैं, ये तीनों में वैलिडेट हो रहे हैं और तीनों एक दूसरे के साथ सिंक भी है। ये पूरा नोट्स का रोल होता है कि वो सब कुछ सिंक रखता है एक दूसरे के साथ। अब ये ब्लॉकचेन स्टार्ट कब हुआ, उसकी हिस्ट्री है, तो अब स्टार्ट कब हुई थी ये। तो अब क्या है, ब्लॉकचेन है वो 1979 में स्टार्ट हुआ था उसका। तब क्या बना था, मर्कल ट्री कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, जो एक राल्फ मर्कल डेवलप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, राल्फ मर्कल ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था सबसे पहले। उसके बाद 1993 में प्रूफ ऑफ वर्क इमर्ज हुआ था और न्यू कंसेंसस मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस हुआ कि इस तरीके से सारे वर्क काम कर सकते हैं इसमें। और देन 2009 में फर्स्ट बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, उसमें फर्स्ट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन था। ये सारे जो थे वो कॉन्सेप्ट थे और इस तरीके से कर सकते, इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स थे, बट यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ और बिटकॉइन बना।
अब ये बनाया है सतोशी नाकामोटो ने, अननोन पर्सन है, सतोशी नाकामोटो को किसी ने नहीं देखा है। फिर 2015 में इथेरियम लॉन्च हुआ। पहले बिटकॉइन था, बस उसी का यूज करके कि वो किस तरीके से वर्क करता है और उसमें क्या फ्लोज है, उसका उसको अच्छा बनाने के लिए इथेरियम लॉन्च हुआ और उसमें बनाए गए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन। इसमें हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते थे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन लॉन्च हुआ और वो किया था क्रिएटेड बाय विटालिक बुटेरिन। फिर 2022 में इथेरियम मर्ज हो गया और ट्रांजिशन टू प्रूफ ऑफ स्टेक हो गया। अब ये पहले इस तरीके से बात करता था, अब प्रूफ ऑफ वर्क में चला गया और मेजर एनर्जी एफिशिएंसी अपग्रेड। और एनर्जी एफिशिएंसी मतलब हर एक ट्रांजेक्शन जब होता है तब एनर्जी कंज्यूम होती है और वो सब टाइम कंज्यूमिंग होता था, उसको कम करने के लिए भी कुछ चेंजेस किए गए। अब यहाँ पे हमने इस तरीके से लिखा है और यहाँ पे एक दो चीज और भी है। पहले ये मर्कल ट्री का कॉन्सेप्ट हुआ था, फिर डेविड चोहम डिस्क्राइब सिस्टम ऑफ ट्रस्टेड कंप्यूटर अमोंग सस्पिशियस ग्रुप। इस तरीके से हम एक ट्रस्टेड कंप्यूटिंग कर सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट 1982 में दिया था। फिर 1993 में शांत्या डिवॉक एंड मोनी नाओर पब्लिश अ प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेप्ट। इन दोनों ने मिलकर प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेप्ट दिया है। और फिर 2000 में स्टीफर्ड कॉन्स्ट डेवलप क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर चेन। अब 2000 में क्रिप्टोग्राफी में सिक्योर चेन कैसे वर्क करेगी वो हुआ था और उसके बाद फाइनली 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ, फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन। अब होता है यहाँ पे नोट्स। जो हमने नोट्स की बात की, नोट्स इंपॉर्टेंट है, तो वो नोट्स का काम क्या है, नोट्स कैसे वर्क करता है। तो नोट्स है वो ब्लॉकचेन का बैकबोन है। ये इंश्योर करता है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है और सिक्योर है, उसके लिए नोट्स वर्क करता है। सो ये सब देखने के लिए नोट्स वर्क करता है। अब नोट्स का ट्रांजेक्शन फ्लो क्या है। नोट्स आर द कंप्यूटर दैट participate in a blockchain network by maintaining a copy of the entire blockchain, validating transaction independently, ensuring consensus across the network, preventing tampering attempts। यहाँ पे हमने कुछ दिखाया है कि वो किस तरीके से वर्क करता है। पहले तो कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तब देखो न्यू ट्रांजेक्शन बनता है, वो मेमोरी पूल में जाता है, तब अनकन्फर्म ट्रांजेक्शन होता है, फिर वो माइनर सिलेक्शन करता है कि वो माइन करेगा या नहीं। तो प्रूफ ऑफ माइनिंग प्रोसेस क्या होता है, प्रूफ ऑफ वर्क होता है, मैथमेटिकल पजल होता है, उसमें हैश जनरेशन होता है और ब्लॉक क्रिएशन होता है। वो पूरा ब्लॉकचेन का एक सेटल कैसे होता है, एक माइन कैसे होता है, उसका पूरा प्रोसेस है। फिर उसको वैलिडेट किया जाता है डिजिटल सिग्नेचर एंड ट्रांजेक्शन रूल्स एंड स्टेट चेंजेस के थ्रू। फिर वो नेटवर्क कंसेंसस में आता है और ये नोड वेरिफिकेशन होता है और तब ब्लॉकचेन में अपडेट होता है ब्लॉक एडिशन स्टेट सिंक्स एंड नेटवर्क एग्रीमेंट। अब देखो यहाँ पे भी हमने ये डिफरेंट तरीके से, जैसे ट्रांजेक्शन हुआ ये मेमोरी पूल में आया, फिर उसका ब्लॉक क्रिएशन होगा, फिर उसका हैश जनरेशन होगा और ये जाएगा प्रूफ ऑफ वर्क में। अगर वैलिड हैश होगा तो यस हो जाएगा और अगर यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क में नहीं गया या हैश जनरेशन सही नहीं है तो ये आगे जा ही नहीं सकता। फिर वैलिड हैश हो गया तो ये यस हो गया। फिर ब्लॉक कंपाइल हुआ, एक ब्लॉक बना, फिर वो एक नोड 1 के पास गया, नोड 2 के पास गया, नोड 3, ये सारा कंसेंसस चेक हुए। अब एड टू ब्लॉकचेन करना है या रिजेक्ट करना है, तो उस तरीके से ये डिसएग्री हो गया तो यहाँ पे ही ये स्टॉप हो जाएगा, ये ट्रांजेक्शन नहीं सक्सेसफुल होगा। अगर ये एग्री हो गया मतलब एड टू ब्लॉक हो गया तो वेट फॉर 5 ब्लॉक्स, जब तक 5 ब्लॉक्स बनेंगे तब तक वेट होगा और जब जिसका पहले 5 ब्लॉक बन गया उसको वो माइनिंग मिल जाएगा और यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और तब तक ये हमारा पूरा ट्रांजेक्शन काम करता है। अब इसमें एक तो आया हमारा ट्रांजेक्शन फ्लो, ये पूरा ट्रांजेक्शन फ्लो है तो किस तरीके से है। जब तुम एक ट्रांजेक्शन मेमोरी पूल में जाता है जहां अनकन्फर्मेशन ट्रांजेक्शन होता है, जब भी हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन का फ्लो किस तरीके से होता है, जैसे अगर हमने एक ट्रांजेक्शन भेजा है तो वो मेमोरी पूल में जाएगा, जहां ट्रांजेक्शन अनकन्फर्म होगा तो वो वेट होगा ट्रांजेक्शन। यहाँ पे जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक यहाँ ट्रांजेक्शन को वेट करना पड़ेगा। माइनर्स को जो भी जहाँ पे भी उसको कमीशन या प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग की फीस ज्यादा होगी वो ट्रांजेक्शन वो पहले पिक करेंगे, तो माइनर्स के पिक करने तक वहां पे वेटिंग होता है हजारे ट्रांजेक्शन का। फिर ये प्रूफ ऑफ वर्क है, तो माइनर एक पजल सॉल्व करता है जिसमें जैसे मैंने यहाँ पे भी बोला था ये प्रूफ ऑफ वर्क का पूरा पजल होता है। तो ये पजल होता है जिसमें हैश जनरेट होता है
SHA-256 के थ्रू इस हैश को स्पेसिफिक डिफिकल्टी टारगेट मीट करना होता है। जो भी ये हैश होता है उसको डिफिकल्टी टारगेट मीट करना होता है, इसीलिए माइनर नॉन्स उनको नॉन्स बदलने होते हैं जब तक सही नॉन्स नहीं मिल जाता। जब सही नॉन्स मिल जाता है तब ये वैलिड हैश प्रूफ ऑफ वर्क हो जाता है। और वैलिड और कंसेशन, ये वैलिड और कंसेसिस, उसमें क्या है, जब ब्लॉक बन जाता है, अब ये ब्लॉक बन गया, ब्लॉक कंप्लीट हो गया, तो वो सारे नोड्स को भेज देता है। ये सारे नोड्स को भेजा, नोड्स ब्लॉक के रूल्स को चेक करता है। जो ब्लॉक्स के रूल्स होते हैं कि उसमें वैलिड है, जैसे वैलिड ट्रांजैक्शन है, करेक्ट है हर एक में, वो सारी चीजें उसकी कैलकुलेशन मीट कर रही है या नहीं, वो सारी चीजें चेक करता है। अगर मेजोरिटी नोड्स एग्री कर लेते हैं तो वो ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है। अगर मेजोरिटी, जैसे हमने बोला यहाँ पे 5 लोग ऐड कर लेते हैं तो वो वैलिड हो जाता है और एक ट्रांजेक्शन को और कंफर्मेशन मिल जाता है, जिसे एक ट्रांजेक्शन को सिक्योर बनने के लिए बिटकॉइन में जैसे यहाँ वैलिडेशन मिल जाता है 5 ब्लॉक्स को, और एक ट्रांजेक्शन को सिक्योर बनने के लिए बिटकॉइन में एक ट्रांजेक्शन को सिक्योर बनने के लिए बिटकॉइन में 5 to 6 ब्लॉक्स में वेट करना पड़ता है। फिर आता है हमारा बिटकॉइन का स्ट्रक्चर क्या है, बिटकॉइन वॉलेट का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे की एलिमेंट्स दिस ट्रांजेक्शन द मेमोरी पूल वेर पेंडिंग ट्रांजेक्शन वेल अनटिल, ये सारा इस चीज का है कि एलिमेंट ट्रांजेक्शन प्रोसेस के की एलिमेंट्स है। अभी हम देखेंगे कि बिटकॉइन का स्ट्रक्चर क्या है, बिटकॉइन वॉलेट कैसे बनते हैं और उसका पूरा स्ट्रक्चर। तो अगर आप सोचते हो कि बिटकॉइन वॉलेट में कॉइन स्टोर होते हैं तो गलत है। बिटकॉइन तो ब्लॉकचेन पे होता है, वॉलेट सिर्फ की स्टोर करता है जो आपको कॉइन्स एक्सेस करने देते हैं। और चलो उसको किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे बनता है वो देखते हैं। तो फर्स्ट है उसमें सीड फ्रेज। कोई भी वॉलेट आप बनाओगे सबसे पहले सीड फ्रेज बनेगा। तो सीड फ्रेज है वो 12 या 24 का लिस्ट होता है। जैसे मैंने बोला था BAP39 की लिस्ट है जो उसके उस वहां से वो कोई भी 12 वर्ड्स या 24 वर्ड्स का उठाता है और वही आपके वॉलेट का सीड फ्रेज होता है। और ये सीड फ्रेज क्या है, वो आपके वॉलेट का मास्टर की है। इसे आप अपने सारे कीज और सारे वॉलेट्स को रिकवर कर सकते हैं। मतलब एक वॉलेट के अंदर हम दूसरे वॉलेट बना सकते हैं उसी तरीके से, बट उन सबका मास्टर की कौन है, एक ये 12 या 24 वर्ड्स का सीड फ्रेज जो भी आपके वॉलेट का होगा वो। और इसको हमें ऑफलाइन रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऑनलाइन हुआ तो ये कभी भी थ्रेफ्ट होने का या फिर हैक होने का, कुछ भी होने का डर रहता है, इसीलिए इसको ऑफलाइन रखने को बोला जाता है। और नेवर शेयर विद एनीवर्स एंड स्टोर डिजिटली। अब डिजिटल स्टोर कर रहे हो आप तो किसी के साथ शेयर नहीं करना है आपको। फिर होता है यहाँ पे एक प्राइवेट की। हम प्राइवेट की में क्या होता है, एक सीड फ्रेज जनरेट होता है। प्राइवेट की किस तरीके से वर्क करती है, इलेक्ट्रिक काउ क्रिप्टोग्राफी। ये शार्प 256K1 काउ का यूज करती है और आपको देती है 256 बीट नंबर्स का एक नंबर देती है, जो इस तरीके से दिखाया जाता है। देखो 64 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर में इस तरीके से दिखता है। ये आपका सीक्रेट पासवर्ड है जो ट्रांजैक्शन साइन करता है। और इसको भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन का पॉपअप आता है तो आप ये प्राइवेट की वो वॉलेट में यूज होता है और आपका ट्रांजैक्शन साइन होता है इस प्राइवेट की के थ्रू। फिर कोई भी वॉलेट में बनता है पब्लिक की जो बनाया जाता है वो भी ये कव का यूज करके ही बनाया जाता है। SECP-256K1 इलेक्ट्रिक कव का मैथ का फॉर्मूला यूज करके बनाया जाता है। अगर हम उसको कंप्रेस करके 33 बाइट्स का बनाया जाता है, या तो फिर अनकंप्रेस देखोगे तो 65 बाइट्स का होता है ये। उसके बाद आपका बनेगा बिटकॉइन का एड्रेस। या तो इतनी प्रोसेस है, वो दोनों में सेम है, बिटकॉइन और इथेरियम में। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। अब बिटकॉइन पब्लिक की को SHA-256 जब बिटकॉइन में एड्रेस बनता है तब इस पब्लिक की को SHA-256 और RIP-MD 160 से हैश करते हैं और लास्ट में बेस 58 चेक एंड कोडिंग को ऐड करते हैं और एड्रेस बनता है बिटकॉइन एड्रेस, जो इस तरीके से दिखता है। और ये एड्रेस आप शेयर कर सकते हो बिटकॉइन रिसीव करने के लिए किसी के भी साथ, क्योंकि ये आपका पब्लिक एड्रेस बनेगा बिटकॉइन का। फिर एक होता है ये HD वॉलेट स्ट्रक्चर, या तो फिर आप इस तरीके से इथेरियम का भी बोल सकते हो। यहाँ पे भी देखो आपका एड्रेस है वो यहाँ पे केचप 256 का यूज करके बनता है और यहाँ पे एड्रेस बना है बेस 58 एनकोडिंग का। बट उससे पहले SHA-256 और
RIPMD 160 का यूज करके भी 1 हैश बनता है। और यहाँ पे लास्ट 28 बाइट्स लेता है और यहाँ पे सीधा, और यहाँ पे 0x प्रीफिक्स भी लगाता है इथेरियम में, बस तरीके से बनता है। और ये स्टार्ट विथ मोस्टली 1 होता है या तो 3 से बनता है। जो बिटकॉइन का एड्रेस होगा वो 1 या 3 से स्टार्ट होता है। बट यहाँ पे इथेरियम का ये 20 बाइट्स लिया लास्ट का, और इथेरियम का एड्रेस के आगे 0x प्रीफिक्स लगाता है। ये बिटकॉइन के एड्रेस से छोटा और सिंपल है, बिटकॉइन का एड्रेस बड़ा होता है। फिर इथेरियम अकाउंट बेस्ड मॉडल है। ये अकाउंट बेस्ड मॉडल यूज करता है, मतलब एड्रेस का बैलेंस ट्रैक होता है जैसे बैंक। अगर आप यहाँ पे इथेरियम स्कैन में, अगर आप इथेरियम के साथ, इथेरियम कॉइन के साथ वर्क कर रहे हो, तो आपको इथेरियम में यहाँ पे एड्रेस डालोगे, या तो हम कोई भी एड्रेस देखेंगे तो उस एड्रेस में कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये अकाउंट बेस्ड मॉडल यूज करता है, मतलब उसका हर एक एड्रेस होता है, उसका बैलेंस ट्रैक होता है। पर बिटकॉइन है वो UTXO मॉडल यूज करता है, उसका मतलब है अनस्पेंड ट्रांजेक्शन आउट मॉडल यूज करता है, जिसमें हर ट्रांजेक्शन के कॉइन्स ट्रैक होते हैं। ओके, यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन के कॉइन्स ट्रैक होते हैं। इथेरियम का वॉलेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डेप्स जैसे यूनिस्वैप, ओपनसी, इन सब के साथ इंटरेक्ट करता है। बट बिटकॉइंस के वॉलेट है वो नहीं करते हैं। यहाँ पे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, यहाँ पे नहीं बना सकते, ये सिर्फ कॉइन दिखाता है हमें, कॉइन को हमें एक्सेस करने का परमिशन देता है। अभी है यहाँ पे बिटकॉइन के कुछ चेंजेस के पहले और आज के टाइम में बिटकॉइन में कुछ क्या चेंजेस किया गया है या नहीं, ऐसे तरीके से। तो हिस्टोरिकल कंटेंट्स क्या है कि लॉन्च हुआ था 2009 में, फर्स्ट प्रैक्टिकल ब्लॉकचेन एप्लीकेशन हुआ था और क्रिएटेड बाय सतोशी नाकामोटो एज अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम बनाया था। इनिशियली व्यूड स्क्रिप्टिकली बाय फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, लाइक पहले था वो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के यूज में भी था और उसके लिए बनाया गया था। फिर मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग क्या है, अब रिकॉग्नाइज एज अ सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम, अभी वो रिकॉग्नाइज है कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम के तौर पे, और यूज बाय मेजर इंस्टीट्यूशंस इंडिविजुअल्स वर्ल्ड वाइड। और आज उसे बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जिसके पास भी बिटकॉइन है वो बिटकॉइन वॉलेट यूज करता ही होगा। और इंटीग्रेटेड विद वेरियस टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन, आज हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस है, बहुत सारे वॉलेट्स है जिसमें भी अभी बिटकॉइन ऐड हो चुका है और कंटिन्यूस टू इवॉल्व, कंटिन्यूसली वो टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस हो रहा है धीरे धीरे करके। अब सिक्योरिटी के फीचर क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अचीव सिक्योरिटी थ्रू सर्वर मैकेनिज्म, वो कुछ मैकेनिज्म का यूज करके यहाँ पे उसको सिक्योर बना रही है। किस तरीके से, डिसेंट्रलाइजिंग अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ नोड्स, सारे नोड्स के साथ वो कनेक्टेड होगा, नोड कनेक्टेड है। क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग लिंकिंग ब्लॉक टुगेदर, अभी हैश का लिंक है उसका, वो ब्लॉक टुगेदर, हैश का लिंक ज्वाइंट होता है सारे हैश हर एक ट्रांजेक्शन के साथ ऐसे। और कंसेसिस रिक्वायरमेंट्स प्रिवेंटिंग टेम्परिंग, और कंसेसिस मैकेनिज्म है उसका यूज कर रहे हैं सो टेम्परिंग का इश्यू ना हो, और इम्यूटेबल रिकॉर्ड कीपिंग, और रिकॉर्ड है वो सही तरीके से वर्क करे। अब है मॉडर्न एप्लीकेशन में क्या होता है, बियॉन्ड बिटकॉइन ब्लॉकचेन इज नाउ यूज फॉर सप्लाई चेन ट्रैकिंग, जैसे IBM फूड ट्रस्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी यूज हो रहे हैं, हम बिटकॉइन से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। नॉन फंजिबल टोकन्स, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस और फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें भी यूज हो रहा है। और बिटकॉइन कंसिस्टेंट ऑफ सर्वल क्रिटिकल कंपोनेंट वर्किंग टुगेदर, यहाँ पे हमने देख दिया बिटकॉइन का वॉलेट एंड इथेरियम का वॉलेट का स्ट्रक्चर किस तरीके से है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे HD वॉलेट्स, यहाँ पे देखो हमने HD वॉलेट्स बोला था, ये मैंने एक्सप्लेन किया है इथेरियम इथेरियम का पूरा वॉलेट किस तरीके से वर्क करता है उसमें भी। अब जो एक HD वॉलेट का मतलब है हिरार्किकल डिटर्मिनिस्टिक वॉलेट, उसको HD वॉलेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे वो प्राइवेट की आ गई, पहले सीड फ्रेज, उसके अंडर आती है प्राइवेट की, फिर आती है ये मास्टर प्राइवेट की एंड द मास्टर पब्लिक की। एक आपकी जो मास्टर होती है उसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बना सकते हो, और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वॉलेट के डिफरेंट डिफरेंट की और ये एड्रेस होते हैं। उसी तरीके से ये भी वर्क करता है। ये पूरा ये स्ट्रक्चर है, इसमें रेड रिप्रेजेंट करता है रूट, हम यहाँ से सीड फ्रेज, जैसे सीड है वो रूट है, इस तरीके से ये रूट डिफाइन कर रहा है। फिर ऑरेंज शोज एक्सटेंडेड कीज दैट अनेबल वॉलेट रेस्टोरेशन, अब ये है इस की के थ्रू भी आप डिफरेंट डिफरेंट वॉलेट्स को रिस्टोर कर सकते हो।
और ग्रीन इंडिकेट मास्टर कीज टू डिराइव ऑल सब्सिक्वेंट कीज। अभी ये की है, उसके थ्रू आपके अंडर, इस की के अंडर जो भी वॉलेट है उसको रिकवर कर सकते हो। अगर ये मिसिंग हो गई तो आपका ये वॉलेट का पूरा मिसिंग हो जाएगा। इसको रिकवर कर सकते हो, बट ये मिसिंग हो जाए तो हम यूज नहीं करते, क्योंकि इसके थ्रू अगर इसमें हम कोई भी ट्रांजेक्शन या मनी इनपुट करेंगे तो फिर हमें थ्रेफ्ट होने का, कोई हैक होने का या इन सब चीजों का डर रहता है। फिर ब्लू शोज द कीज ऑर्गेनाइज बाय अकाउंट। यहाँ पे जो ब्लूज है यहाँ पे, ओके, द ब्लूज शोज एंड द ग्रे रिप्रेजेंट फाइनल एड्रेसेस विजिबल ऑन ब्लॉकचेन। ये फाइनल एड्रेस होते हैं जो ब्लॉकचेन में विजिबल होते हैं। अब यहाँ पे ब्लू में क्या दिखाया है देखो, अकाउंट वन, अकाउंट वन, अकाउंट टू, अकाउंट की 1 2, फिर है अकाउंट पब्लिक की 1 2, फिर आती है वॉलेट की, और ये वॉलेट पब्लिक की और एड्रेसेस। ओके, इस तरीके से हमने ये शॉर्टकट में दिया है। फिर हम आज देखने वाले हैं हैश फंक्शन। तो ये इसमें हैश फंक्शन सारे हैं, वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो उसमें बिटकॉइन में कैसे वर्क करते हैं, तो फर्स्ट है 256 SHA 256, या तो फिर डबल SHA 256, ये दो भी बोल सकते हैं। 256 बिट का हैश बनाता है। इसका सिंपल मतलब आपको ये बनाओ, ये हैश बनाता है। इस फंक्शन का यूज करके हम ये करते हैं, और ये यूज होता है माइनिंग में, जब प्रूफ ऑफ वर्क में ब्लॉक हेडर्स को डबल हैश करते हैं। देखो, इनपुट SHA 256, SHA 256 और आउटपुट में यहाँ पे आएगा हेडर, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बोला डबल, क्योंकि डबल टाइम यूज होता है। फिर एड्रेस जनरेशन करता है पब्लिक की पहले का हैश। ये पब्लिक की जो हमने बनाई थी उससे पहले ये इसका यूज करके हम एड्रेस जनरेट करते हैं। और ये मर्कल ट्री ट्रांजेक्शन को समराइज करता है। ये मर्कल ट्री को ये समराइज किया यहाँ पे। तो ये नॉर्मली क्या करता है, ये 256 हैश बनाता है, मतलब आप जो भी नंबर्स, जो भी चीजें होगी उसका ये 64 कैरेक्टर में एक यूनिक कोड बनाएगा। ये क्रिएट फिक्स्ड हैश फ्रॉम अ वेरिएबल इनपुट, RIPEMD 160। ये भी बिटकॉइन के लिए यूज होता है। और यूज फॉर एड्रेस जनरेशन, इसको भी एड्रेस के साथ जनरेट किया जाता है। तो ये भी क्या करता है, जो SHA 256 का एड्रेस हैशिंग था उसे क्रिएट करता है 160 बीट में, मतलब 40 कैरेक्टर हैश में। SHA 256 का आउटपुट को छोटा बनाता है, मतलब 160 बीट का बनाता है, सिर्फ 40 कैरेक्टर का, ताकि एड्रेस कॉम्पैक्ट हो जाए, स्मॉल रहे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कैचअप 256। ये इथेरियम में हैश फंक्शन है, इथेरियम का हैश फंक्शन है, और ये पब्लिक की से एड्रेस बनाता है। और वो किसके लिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट डेटा या ट्रांजैक्शन आईडी के लिए ये हैश बनाता है। और ये थोड़ा SHA 256 से थोड़ा अलग है, बट ये दोनों सेम तरीके से उतना ही सिक्योर है दोनों। फिर आता है ECDSA। ECDSA में है XAP 256K1। इसको ECDSA नेम दिया है, इलेक्ट्रिक कर्व डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम। ये हैश नहीं बनाता, बल्कि इलेक्टिव कर्व पे प्राइवेट की एंड पब्लिक की पेयर्स बनती है, और इसका यूज होता है ट्रांजैक्शन को वेरीफाई और साइन करने के लिए। दिस कर्व enables signature verification, provides mathematical proof of ownership। ये किस ओनर से अगर आप साइन कर रहे हो या किसी ट्रांजेक्शन को वैलिड कर रहे हो, तो इसका यूज है कि इससे साइन होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये ओनरशिप, मतलब जो साइन कर रहा है या उसी का कॉन्ट्रैक्ट है। अब आता है बिटकॉइन एंड इथेरियम का कंपैरिजन। बिटकॉइन और इथेरियम में फर्क क्या है और क्यों मैटर करता है। तो पहले तो पर्पस क्या है। तो बिटकॉइन एक डिजिटल गोल्ड या करेंसी है, पैसे भेजने या स्टोर करने के लिए यूज होता है। बट इथेरियम है वो प्रोग्रामेबल प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, DeFi, NFTs, DAOs उन सब के लिए भी यूज करते हैं, और करेंसी भी ट्रांसफर होती है इथेरियम। तो ये दो चीजों के लिए यूज होता है। फिर है उनकी सप्लाई कैसे है। जो कि बिटकॉइन है उसकी फिक्स सप्लाई है 21 मिलियन कॉइन्स। जैसे 2024 में रिवॉर्ड मिला था 3.125 बिटकॉइन का। तो लास्ट कॉइन है वो इंडिया 2140 में माइन होगा, मतलब ईयर 2140 में लास्ट कॉइन माइन होगा। और इथेरियम है वो इस तरीके से, उसके कोई नो फिक्स गैप नहीं है कि वो कितने साल में होता है। और इस तरीके से उसका पोस्ट था पहले का, वो था 2022, और उसके बाद वो मर्ज हो गया और वो बन गया प्रूफ ऑफ स्टेक, उसमें यूज होता है। और EIP 1559 थ्रू फीस बर्न होती है, जो सप्लाई का काम करती है।
ब्लॉक टाइम क्या है? ब्लॉक टाइम दोनों में डिफरेंस है। और देखो यहाँ पे वो कंसेंसस मैकेनिज्म क्या है, जो प्रूफ ऑफ वर्क पे बिटकॉइन काम करता है और प्रूफ ऑफ स्टेक पे इथेरियम वर्क करता है। फिर ब्लॉक टाइम है वो बिटकॉइन का 10 मिनट्स है, मतलब 10 मिनट्स पर ब्लॉक का टाइम लेता है बिटकॉइन। और जो इथेरियम है उस टाइम पे 12 सेकेंड्स पर ब्लॉक लेता है, तो इसीलिए फास्टर ट्रांजेक्शन के लिए फास्टर ट्रांजेक्शन करता है। फिर ये होता है प्रूफ ऑफ वर्क होता है, वो एनर्जी इंटेंसिव होता है, मतलब एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करता है। और प्रूफ ऑफ स्टेक होता है वो एनर्जी एफिशिएंट होता है, उसका मतलब है ये एनर्जी कम यूज करता है। जैसे ये प्रूफ ऑफ स्टेक होने के बाद उसने 99.5% लेस एनर्जी कंज्यूम की थी आफ्टर 2022, बिकॉज ये चेंज हुआ। जो बिटकॉइन है वो यूटीएक्सओ मॉडल करता है, मतलब ट्रैक इंडिविजुअल कॉइन करता है, वो हर एक कॉइन को ट्रैक करता है। बट ये अकाउंट बेस है तो उसका बैलेंस पर एड्रेस पे चेक होता है, एड्रेस के हिसाब से वो पूरा चेक होता है और उसका ट्रांजेक्शन मॉडल उस तरीके से वर्क करता है। फिर एनर्जी वो यूज करता है बिटकॉइन है वो हाई है, लाइक हाई मीन्स लाइक 100 TWh पर ईयर, मतलब 100 ट्रिलियन वॉट्स पर ईयर। और जो है ये लो पोस्ट पे काम करता है, लो पोस्ट पीओएस पे काम करता है, जिसमें पीओएस पे वर्क करता है, इसीलिए यहाँ पे इतना सारा नहीं चाहिए। और यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम क्यों चाहिए? क्योंकि जब हम बहुत सारे ब्लॉक्स को माइन करते हैं तब हमको जो हैश हैश जो जनरेट करना है, हमने यहाँ पे बोला था कि हमें ये फाइंड करना होता है, वैलिड हैश यहाँ पे फाइंड करना होता है। तो ये जो हैश फाइंड होता है ना, उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स पूरा सिस्टम चाहिए होता है, तब हम प्रूफ ऑफ वर्क कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा एनर्जी भी कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी उन सबको चलाने के लिए। फिर बिटकॉइन है वो मोस्टली स्टार्ट होता है 1 या तो BC1, क्योंकि वो क्या यूज करता है, बेस 58 चेक का यूज करता है या तो बेंच 32 का यूज करता है, तो इसीलिए उसका बिटकॉइन का एड्रेस है वो स्टार्ट होता है 1 या BC1 से। और जो इथेरियम है उसको फिक्स है कि उसके सारे एड्रेस स्टार्ट हो गए 0x से, और वो हेक्स 20 बाइट्स का होता है, 20 बाइट्स उसके पीछे होते हैं, आगे 0x होता है। फिर ये स्क्रिप्टिंग है वो लिमिटेड है, और यहाँ पे टर्निंग कंप्लीट होता है। इसके पास टोटल सप्लाई सिर्फ 21 मिलियन BTC है, और यहाँ पे कोई फिक्स सप्लाई नहीं है, फिक्स कैपिटल नहीं है। प्राइमरली यूज क्या होता है, वैल्यू ट्रांसफर के लिए था, और यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और ट्रांजेक्शन स्पीड यहाँ पे हमने बोली 7 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, और हायर विथ L2 सॉल्यूशन। जब L2 ब्लॉकचेन भी, L2 लेयर्स भी इथेरियम में ऐड किए, तो उससे भी तो उसकी ट्रांजेक्शन स्पीड बहुत सारी इंक्रीज हो गई है। और एनर्जी यहाँ पे बहुत हाई है, यहाँ पे बहुत लो है इन इसके कंज्यूम में। फिर यहाँ पे कुछ सप्लाई मैकेनिज्म है, जैसे बिटकॉइन सप्लाई है वो कंट्रोल है, हैविंग शेड्यूल्स अकर्स 210,000 blocks per 4 years and reduce mining reward by 50%। वो हर बार माइनिंग रिवॉर्ड है जो उसके कॉइन माइन होते हैं उसके रिवॉर्ड को 50% वो कट ऑफ करता है। और कंट्रोल्स इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, अगर वो हायर देता जाएगा तो माइनिंग और वो सारी चीजें बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल होता है। और हार्ड कोडेड लिमिट 21 मिलियन BTC उसकी लिमिट है, 21 मिलियन तक ही वो बिटकॉइन अवेलेबल है, उसके बाद कहीं पे भी आपको बिटकॉइन नहीं होंगे अवेलेबल। अचीव थ्रू मैथमेटिकल फॉर्मूला कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। अभी ये मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू भी हम यहाँ पे उसको इंक्रीज नहीं कर सकते, ये पूरा इस तरीके से बनाया गया है। और एक अप्रोक्सीमेटली 19 बिलियन BTC ऑलरेडी माइन हो चुका है, और रिमेनिंग 2 मिलियन हैविंग अ साइकिल फाइनल कॉइन एक्सपेक्ट अराउंड। ये सारे माइन होने बाकी है, और इसको जो फाइनल कॉइन होगा वो एक्सपेक्ट है कि अराउंड 2140 में ये माइन हो जाएगा। लास्ट जो बिटकॉइन होगा वो इस ईयर में मिल जाएगा, इसके बाद कोई बिटकॉइन माइन नहीं होगा, जो भी है वो इंटरनल ट्रांसफर होंगे बट माइन नहीं होंगे। अब उसका सप्लाई कैसे है, जैसे 21 मिलियन उसको वो हार्ड कोड कर दिया है, फिर वो एवरी 4 ईयर में रिवॉर्ड देता है माइनिंग करने के लिए, न्यू ब्लॉक्स इज कट ऑफ इन हाफ एंड रिड्यूसिंग रेट ऑफ न्यू बिटकॉइन क्रिएशन। सो वो हर 4 ईयर में उसका पूरा शेड्यूल है कि 4 ईयर में वो माइनिंग की प्रोसेस का, जो भी आपको माइनिंग करके जो इतना बिटकॉइन मिलेगा, अगर कोई भी माइनर माइन करता है तो उसको रिवॉर्ड में बिटकॉइन दिए जाते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, मतलब पूरा बिटकॉइन नहीं होता, कितना किसने माइन किया है उस तरीके से उसको बिटकॉइन मिलता है।
और उसका करंटली सप्लाई ये है 19.5 मिलियन, मतलब इतना करंटली सर्कुलेशन में है, इतना ऑलरेडी माइन हो चुका है। और लास्ट लास्ट कॉइन मतलब about 1.8 million Bitcoin are considered lost forever due to various reasons like forgotten private keys and lost wallet। मतलब ये लॉस्ट कॉइन है, इतने कॉइन्स इतने माइन हो चुके हैं, उसमें से 1.8 मिलियन जितने बिटकॉइन तो ऑलरेडी बहुत सारे लॉस्ट वॉलेट हो गया या तो फिर प्राइवेट की खो गई, और बहुत सारे रीजंस की वजह से ये सारे तो ऑलरेडी लॉस्ट हो चुके हैं, जो लोगों ने खो दिए हैं। और इथेरियम का सप्लाई किस तरीके से वर्क करता है, वो डायनामिक है, बिटकॉइन की तरह नहीं है। इथेरियम इज नो फिक्स्ड मैक्सिमम सप्लाई, ऐसा कुछ नहीं है। और उसमें बर्न मैकेनिज्म में क्या है, ट्रांजैक्शन फीस है वो बर्न होती है रिमूव फ्रॉम सर्कुलेशन। ओके, वो सर्कुलेशन के थ्रू बर्न होती रहती है, विच कैन रिड्यूस द टोटल सप्लाई व्हेन नेटवर्क यूसेज इज हाई। वो जब हाई होता है नेटवर्क का यूसेज तब वो ज्यादा फीस और ज्यादा बर्न होता है। और स्टेकिंग रिवॉर्ड में क्या है, वैलिडेटर हु स्टेक देयर ईथर रिसीव रिवॉर्ड्स और विच एड्स अ न्यू ईथर टू सर्कुलेशन। जब भी वो वैलिडेटर वैलिड करता है कोई ब्लॉक को तब उसको रिवॉर्ड मिलता है, रिवॉर्ड में मिलता है ईथर, और उसके थ्रू भी ईथर का सर्कुलेशन चलता रहता है। और नेट सप्लाई चेन, द डिफरेंस बिटवीन द बर्न ईथर एंड द स्टेकिंग रिवॉर्ड्स डिटरमाइंस वेदर द टोटल सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, जो बर्न ईथर कितना है और स्टेकिंग रिवॉर्ड कितना है उसके हिसाब से ये इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। तो यहाँ पे भी देखो, इथेरियम का नेटवर्क है 12 सेकंड में ब्लॉक टाइम है, उसको अकाउंट बेस्ड प्रूफ ऑफ स्टेक, लो एनर्जी यूज, एंड इसका है 10 मिनट, एंड जो बहुत ज्यादा है कि आपको एक ट्रांजेक्शन के लिए 10 मिनट तक वेट करना पड़ता है। UTXO मॉडल, प्रूफ ऑफ वर्क एंड हाई एनर्जी यूज, उसका टाइम मॉडल, कंसेसिस एंड एनर्जी, इन सब में डिफरेंसेस है। ये आपको समझना जरूरी क्यों था, क्योंकि ब्लॉकचेन आपको अपने पैसे का पूरा कंट्रोल देता है। यह डिसेंट्रलाइज है, इसमें कोई बैंक या कोई मिडल मैन नहीं है, तो आप खुद ही अपने अपने वॉलेट्स के आप ही बैंकर हो और कोई नहीं है। आप किस तरीके से उसको यूज करोगे, कितने किसके साथ क्या शेयर करोगे, वो सारी चीजें आप ही डिसाइड करने वाले हो। यहाँ पे बिटकॉइन में क्या है कि बिटकॉइन एक ग्लोबल करेंसी बन रहा है, जैसे डिजिटल गोल्ड होता है। आजकल लोग डिजिटल गोल्ड भी खरीदते हैं कि जिसे हमें चोरी होने का डर नहीं होता है, कि हमें संभालना पड़ेगा, ये सब नहीं है, तो डिजिटल गोल्ड। तो उसी तरीके से भी ये बिटकॉइन एक डिजिटल गोल्ड के थ्रू ही यूज किया जाता है, कि बिटकॉइन की वैल्यू तो बढ़ी रही है। अगर आप सर्च करोगे बिटकॉइन प्राइस ग्राफ, तो इसकी वैल्यू कभी जो स्टार्टिंग से अभी कोई कम नहीं हुई है, वो बढ़ती ही जा रही है। आप देखो मैक्सिमम अभी भी एक बिटकॉइन का प्राइस क्या है, ये एक बिटकॉइन का है अराउंड लाइक 10.2 मिलियंस, या 10.2 मिलियन अराउंड वन बिटकॉइन का प्राइस है। सॉरी, हम 1 ईयर का देख रहे थे अभी। यहाँ पे हम देखेंगे बिटकॉइन का प्राइस चार्ट, तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि उस टाइम पे बिटकॉइन की वैल्यू क्या थी। देखो $0.06 था, और आज उसकी वैल्यू है कितनी। तो ये दिन ब दिन बढ़ाई है, कभी कम हुआ है बट इतना भी नहीं कि पूरा डाउन हो गया है। और इसीलिए आज सब लोग बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड की जैसे भी यूज कर रहे हैं, इसीलिए उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। और इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन बढ़ रहा है, मतलब ETFs, कंपनीज लाइक माइक्रो स्ट्रेटेजीज इंस्टीट्यूशनल होती है, वो भी ETFs कंपनीज लाइक दैट, दे ऑल्सो, वो लोग भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लाइटनिंग नेटवर्क से फास्ट और चिप ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, अगर उसमें कुछ और चेंजेस करेंगे तो फास्ट ट्रांजेक्शन भी हो सकेंगे। बट इथेरियम में क्या है चेंजेस, तो इथेरियम है वो इंटरनेट का नया लेयर है, जो बिटकॉइन के ऊपर या बिटकॉइन के कुछ फ्लोज है उसको देखकर बनाया गया है, जिसमें हम डीफाई, NFTs, डाओस जैसे एप्लीकेशन बना सकते हैं। जबकि बिटकॉइन का यूज सिर्फ माइनिंग्स और वॉलेट के लिए, वॉलेट मतलब बस आपको कॉइन देखने के लिए यूज होता था, और अब उसको ट्रांजेक्शन करने के लिए यूज हो रहा है। बट यहाँ पे उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, उसमें NFTs बनती है, डाओस बनते हैं, और उसको एप्लीकेशंस बनाई जाती है इथेरियम के ऊपर। और ये पोस्ट POS आफ्टर, जब इथेरियम पहले प्रूफ ऑफ स्टेक से पहले जो प्रूफ ऑफ वर्क था, उसके बाद प्रूफ ऑफ स्टेक कर दिया गया, तो ये इको फ्रेंडली है और फ्यूचर में इसको स्केलेबल बनाया जा सकता है। और सीड फ्रेज को सेफ रखना है, इसकी सिक्योरिटी, इन दोनों में सेम सिक्योरिटी यूज होती है। जैसे सीड फ्रेज आपके गए तो आपका वॉलेट गया।
यहाँ पे हमारा बिटकॉइन का टॉपिक फिनिश होता है। इस वीडियो के थ्रू आप जान सकते हैं कि बिटकॉइन में और इथेरियम में क्या डिफरेंस है, दोनों किस तरीके से काम करते हैं, कब वो बना था, किस तरीके से वो चेंज किया गया, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे सीखी। एंड सो गुड बाय एवरीवन, वी मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।